हेलो एवरीवन, दिस इज़ दानिश रज़ा इन फ्रंट ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो बेटा लोग, लास्ट टॉपिक में अपन पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आज हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डाइपोल के बारे में भी देखेंगे कि डाइपोल में क्या क्या चीज़ें हो रही थी हमारी, कैसे डाइपोल को अगर घुमाएंगे तो क्या टॉर्क लगेगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो आज की क्लास में पहला टॉपिक मेरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, टॉर्क ड्यू टू an electric dipole, torque experienced on electric dipole placed in uniform electric field, placed in uniform electric field। यानी कि अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दें तो क्या क्या टॉर्क कितना लगेगा उसके ऊपर, ये बताना है हमने। ठीक है ना। सपोज वी हैव ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, ये मैं यहां पर ले रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कहा कि एक डाइपोल रख दिया। ठीक है, डाइपोल मैंने रखा ये कुछ ऐसे करके, कोई भी एंगल पे रख दिया। एंगल का नाम दे देता हूं मैं थीटा। ठीक है, एंगल का नाम दे दिया थीटा, और जो डाइपोल की लेंथ थी वो लेंथ ले ली मैंने 12 लेंथ ले ली। दिस इज द परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर ही नाम दे देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा ये, देयर इज प्लस क्यू चार्ज एंड देयर माइनस का क्यू चार्ज। तो ऐसे करके देख लें, एक डाइपोल रखा हुआ है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो डाइपोल रखा हुआ है, तो इसके पास चार्जेस है हमारे, दो चार्जेस हैं, वन इज क्यू एंड वन इज माइनस क्यू, है ना। ये वाला प्लस का क्यू चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक धक्का मिलेगा यहाँ की तरफ, यानी कि जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू वो लगेगा क्यू ई, और डायरेक्शन होगी यहाँ की तरफ। सोच के देखें ज़रा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। तो सोचो ज़रा, पॉजिटिव से पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का देगा यहाँ की तरफ। ये पॉजिटिव है, यहाँ की तरफ पॉजिटिव, ये यहाँ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन नेगेटिव बताएगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, धक्का देंगे यहाँ की तरफ, और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो एक फोर्स लगेगा यहाँ की तरफ, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। बोले हाँ या ना। तो यहाँ पर मेरे पास में डाइपोल पे टॉर्क लगा, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स लगा और ये फोर्स लगा, ये जो दो फोर्स है ये इस तरीके का इफेक्ट इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर ये इफेक्ट डालेंगे कि ये डाइपोल को अपने रोटेट करने की कोशिश करेंगे। सोचे ऐसे करके डाइपोल क्या हो रहा है हमारा, रोटेट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो जब रोटेट होने में जो हमारे फोर्स लगते हैं, मैंने कहा था कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगे और वो बॉडी हमारी आगे की तरफ चल जाए तो उस कंडीशन पे हम लोग बोलेंगे कि ये फोर्स है। और अगर वही फोर्स इस तरीके से लगे कि बॉडी हमारी घूमने लगे तो वो फोर्स इफेक्ट जो लेकर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टॉर्क। ठीक है ना। तो टॉर्क में क्या होता है, दो चीजें आ जाती हैं, एक फोर्स होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मैं ये बात आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, टॉर्क बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ठीक है, तो चले अब यहां से देख लेते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल की मैं बात कर लूं, इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है यहां की तरफ, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क बराबर मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। बोलो हाँ या ना, समझ आ रही है बात। अब टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर तो हो गया। आर इज व्हाट, आर इज बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मेरा जो लग रहा है वो ये लग रहा है, फोर्स मेरा ये लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पहले फाइंड कर लूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो वो मेरी P है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखूं, ये मेरे को एक ट्रायंगल दिखता होगा, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो मेरे को एक ट्रायंगल दिखता होगा, एक ये ट्रायंगल है ना, थोड़ा सा दिस वन ऐसे करके देखो,
ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और ये वाली जो साइड है ये लेंथ ऑफ डाइपोल है ना। तो मैं कहूँगा कि अगर बात करूँ इस एंगल के लिए तो ये बनेगा मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो कि यही है हमारा परपेंडिकुलर, है ना। तो मैं कहूँ साइन थीटा वो बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर पे तो बेटा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस पे डाइपोल की लेंथ है। हाइपोटेनियस क्या है, डाइपोल की लेंथ, पिंक कलर वाली। तो ये 2l इधर चला जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2l साइन थीटा। बोलो 2l साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर आ गया सर, आ तो गया। अब अगर मैं कहूं कि टॉर्क बराबर, देखो तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आर वेक्टर दैट इज 2l साइन थीटा, और f की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, QE लिख सकते हैं। f की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, QE, इनटू में QE। फील करके बताएं जरा यात्रीगण, क्या हो जाएगा, QL और 2QL, ये क्या बनता है, P, है ना। ये क्या बनता है, P वेक्टर, और ये क्या बना हमारा, E वेक्टर, और साथ में क्या आ गया, साइन थीटा। तो क्या देख के बता सकते हो कि दो वेक्टर के साथ साइन थीटा लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता होगा। तो टॉर्क बराबर क्या मिल सकता है हमको, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मिल गया हमको, एक डाइपोल मूवमेंट और एक हमारा E इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ, न्यूटन मीटर वेक्टर क्वांटिटी है। और तीसरी बात, इसकी जो यूनिट डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी ml/t-2। ठीक है। मुद्दे की बात बेटा यहाँ पर ये है कि टॉर्क अपना मैक्सिमम कब हो सकता है, टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है। तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास में, टॉर्क मैक्सिमम के लिए साइन थीटा कैसा होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। और साइन थीटा को मैक्सिमम करने के लिए वैल्यू कितनी होगी, वो मैक्सिमम 1 वैल्यू होगी। तो यानी कि हमें पता लग गया कि थीटा हमारा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है, यानी कि अपना टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल हमारा ऐसे रखा हुआ है तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जैसे जैसे ये घूमता रहेगा तो उस पर फोर्स हमारा कम होता रहेगा, और फाइनली जब ऐसे आ जाएगा तो फोर्स उस पर 0 हो जाएगा। यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बना लिया एंगल टॉर्क ने, तो हमारा डाइपोल ने अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री बना लिया तो हमारा टॉर्क कैसा हो जाना है, 0 हो जाना है। बात क्लियर हो रही है, जल्दी जल्दी बताएंगे, बात क्लियर होती हो तो। ये चीज क्लियर हो गई। टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा, PE साइन थीटा या P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। फॉर्मूला याद रखेंगे सारे यात्रीगण, अगर किसी को कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए तुम्हारे सामने से हट जा रहा हूँ, इस कंडीशन पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कह रहा है कि अगर टॉर्क लग रहा है, बॉडी हमारी घूम रही है, अगर बॉडी हमारी रोटेट कर रही है, तो रोटेट वो फ्री में तो हो नहीं रही है, वर्क डन कितना हो रहा है। जब टॉर्क लग रहा है तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा, एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो ये फ्री में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा बेटा। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारा कोई ना कोई काम किया जा रहा है एक्सटर्नल में, या कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहे हैं। तो वर्क डन तो हमारा हो ही रहा है, वो वर्क डन कितना हो रहा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट मेरा ये है कि वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन कितना लगेगा हमारा, ये बताना है हमने, ठीक है ना। तो वही सेम फिगर को मैं फिर से ले लेता हूं, अगर हमारे पास में फिगर ना भी लें तो भी चलेगा, फील करके देख लें, बस ऐसे ही फील करके देख लें कि अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क बराबर हमारा क्या होता है बेटा, टॉर्क बराबर होता है हमारा PE साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, मैं पहले थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बता दूं, वो जो आप लोगों को पता होंगी कि W इज इक्वल टू क्या होता था, F और D, या FD cos थीटा, ऐसे ही तो लगाते थे। या फिर आप लोग क्या कर देते थे, FDX का इंटीग्रेशन कर देते थे, तो DW का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू FDX। यही तो चीज़ें करते थे आप, दो चीज़ें, है ना, इंटीग्रेट कर देते थे। अगर वेरिएबल हमारा होता था, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होता था, तो अपन इंटीग्रेट कर देते थे फ्रॉम x1 से x2। ये सारी बातें अपनी बेटा चल रही थी लीनियर में। जब हम लोग फोर्स लगा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा था, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन लीनियर में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था।
अब बात हो रही है रोटेशन की, घूम रही है चीज, ठीक है। तो जो फोर्स है वो फोर्स जगह ले लेगा हमारा, फोर्स की जगह कौन ले लेगा, टॉर्क ले लेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह कौन ले लेगा, उसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, है कि नहीं है। तो अगर मैं यहां पर वर्क डन फाइंड करके बताऊं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहेंगे टी टाउ डी थीटा, और फ्रॉम कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं, मान लो पोजीशन कोई θ1 से θ2, और ये 0 से W वर्क डन होगा। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, जल्दी से बोलें। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है, नहीं है सर। DW को चलो अभी तो एक स्टेप ऐसे लिखते हैं, 0 से W इज इक्वल टू टॉर्क की जगह पे कितना लिख सकते हैं, PE साइन थीटा और साथ में डी थीटा, इंटीग्रेशन PE को बाहर रख देते, फ्रॉम θ1 टू θ2 इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है। चले तो क्या दिखेगा यहां पर, P अपना P है, E अपना E है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, और फ्रॉम θ1 टू θ2। अगर अपर लिमिट लगाएंगे, वैसे तो माइनस है, माइनस को छोड़ दो, अपर लिमिट लगाएंगे तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 हो जाएगा, और माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाना है। W का इंटीग्रेशन टोटल W ही आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर हो गई। PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। क्या यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति है, अगर वो कह दे, अब यहाँ पर कह दे कि भाई ऐसा करके बताओ, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री से θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री लेकर आओ, यानी कि मैक्सिमम वाली कंडीशन से ऐसे करके घुमा के इसको ऐसे लेकर आओ। ये वाली जो कंडीशन थी ना, इस वाली कंडीशन में डाइपोल ऐसे ना रख के ऐसे रखा हुआ है, और इसको घुमा के ऐसे करके लाया जा रहा है। तो कितना वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है। तो मुद्दे की बात हमें समझ में आ गई, θ1 इज व्हाट, 90 डिग्री से इसको घुमा कर लेकर आना है, 0 डिग्री तक लेकर आना है। रखेंगे अपना डी W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PE कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का PE आ जाएगा। मुद्दे की बात यहां पर, ये जो वर्क डन आ रहा है बेटा, ये अपना कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से आ रहा है, ये आ रहा अपना कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से। अगर मेरे से कहा जाए कि भाई कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करो, तो ये कंजर्वेटिव का ऑपोजिट होता है, ये कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, सिंपली PE हो जाएगा। और मुद्दे की बात अगर कर ली जाए, उससे कहा जाए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, वो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या कह सकते हैं माइनस साइंस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, है ना। तो यही तो सारी चीज है। अगर मेरे को डेल्टा ये W वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मिल गया, तो मैं कितना रखूंगा, माइनस टाइम्स ऑफ PE रख दूंगा। आ गया कि नहीं। जो मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड है वही मेरा एक्सटर्नल एजेंट का है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं यहां पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस का PE कर दूंगा, है ना। जो मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वही मेरा क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं। तो क्या मैं किसी भी एंगल से किसी दूसरे एंगल में इसको रोटेट कर सकता हूं डाइपोल को, या नहीं कर सकता हूं। क्या मुझे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता फॉर्मूला याद भी करना पड़ेगा, लेकिन कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब चीजें देख लेंगे आप। क्लियर हो रही है। चले अब आगे देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा एक चीज और बता दें, तुम लोगों ने वो जानते हो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का भी यहाँ पर कंसेप्ट आता है। इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा पॉइंट या ऐसी जगह जहां किसी बॉडी पे नेट फोर्स कैसा हो बेटा, 0 हो। नेट फोर्स ऑन बॉडी, इक्विलिब्रियम मींस ऐसा पॉइंट, नेट फोर्स जहां पर कैसा हो, इक्वल टू 0 हो। इस पॉइंट को हम लोग, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो कोई भी बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ net force on that body is 0, if net force on body is 0। अब मुद्दे की बात यह है कि इक्विलिब्रियम अपने होते हैं 3 टाइप के। इक्विलिब्रियम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इक्विलिब्रियम हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप के।
वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मुद्दे की बात क्या है कि इक्विलिब्रियम तो अपने कैसे हैं बेटा, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम तो वैसे ही हैं जिस पे नेट फोर्स अपना जीरो होगा। नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे है अगर जीरो, तो उस बॉडी को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हमारी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो उसे कैसे पहचाने, तो ऐसे समझ लें कि अगर हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, इस बाउल में यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है या एक बॉल रखी हुई है, इस बाउल में एक यहाँ पर मान लो एक बॉल रखी हुई है, सपोज दिस वन इज बॉल, तो ज़्यादा ही बड़ी हो गई, छोटी ले लेते, ऐसे करके मैंने एक बॉल ले ली, ठीक है। अब इस बॉल पे देखो जरा नेट फोर्स कितना दिख रहा है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, क्या इसके अलावा कोई और फोर्स दिख रहा है, नीचे की तरफ क्या दिख रहा, नीचे की तरफ दिख रहा mg, ऊपर की तरफ क्या दिख रहा, नॉर्मल, तो नीचे mg ऊपर नॉर्मल, क्या इसके अलावा कोई फोर्स है, नहीं है फोर्स, तो बॉडी हमारी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। दूसरी कंडीशन देख लो, यहां पर ये बॉडी को ले लो, ये बॉडी है, इस बॉडी पे देखो नीचे क्या है, नीचे कहोगे mg, ऊपर कहोगे नॉर्मल, ये भी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि अगर हमने एक प्लेन सरफेस ले ली और यहाँ पर हमने कहा कि एक बॉडी रखी हुई है इस प्लेन सरफेस पे, ऐसे मैं कहूँगा कि भैया बताओ इस पे क्या क्या, तो आप कहोगे नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, बैलेंस कंडीशन, तीनों की तीनों बैलेंस कंडीशन है। तो क्या तीनों पे नेट फोर्स इस वक्त जीरो है, हाँ सर है। तो कौन चीज स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है और कौन न्यूट्रल है, ये हम लोग कैसे करके बताएंगे। तो देखें जरा, स्टेबल हमारा इक्विलिब्रियम ये होता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तो है ही है, शुरुआती दौर में इक्विलिब्रियम में तो है ही है, लेकिन अगर इस बॉडी को मैं डिस्प्लेस कर दूं, ऐसे करके उंगली लगा के डिस्प्लेस कर दिया, तो ये बॉडी मेरी क्या करेगी, ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी और फाइनली आके यहीं पर ही रुक जाएगी जिस पॉइंट पे वो गई थी। मतलब इक्विलिब्रियम से अगर मैंने इसको हटाया किसी भी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन, अगर मैंने इसे हटाया और वो बॉडी वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आना चाह रही है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है या नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन से होंगे कि अगर कोई बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रखी है, उसे डिस्प्लेस कर दो थोड़ी सी डिस्टेंस और वो वापस इक्विलिब्रियम में आना चाहे, तो उस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ये बॉल थी हमारी, इसको डिस्प्लेस किया तो ये ऐसे करके गई और फर्दर ये ऐसे घूमते घूमते फाइनली इक्विलिब्रियम में ही आने की कोशिश करी और आ गई, तो ऐसे इक्विलिब्रियम हमारे क्या होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। बात क्लियर है। दूसरी बात हमारी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ज्यादा लंबा नहीं लिखते, थोड़ा थोड़ा लिखते। अब बात करूं ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जहां पर बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है रखी हुई, हाँ सर है। अब मैंने अगर इसको डिस्प्लेस करा और ये वापस कहीं और चले जाए, ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आने की कोशिश ना करे, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बोलो बात क्लियर है। यानी कि अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो क्या ये वापस आ जाएगी, इसको यहां से धक्का दूं तो क्या ये वापस यहीं पर आ जाएगी, तो आप कहेंगे नहीं आएगी सर। तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, इसको कहेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरी कंडीशन ये है कि इस कंडीशन पे अगर बॉडी को डिस्प्लेस जहां किया जाए और ये जहां पर जा रही है वहां पर भी ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो ये बॉडी मेरी रोल करके यहां से रोल करके यहां पर आ गई, सपोज कर लो इधर, है ना। तो क्या ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, नीचे mg ऊपर नॉर्मल, है ना। तो ये बॉडी अभी भी मेरी इक्विलिब्रियम में आ रही है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर उसको डिस्प्लेस करो और वो वहां पर भी अपना इक्विलिब्रियम बना ले, तो ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम होता है बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
क्लियर हो रहा? तो ये इक्विलिब्रियम मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जिनको समझ नहीं आए हैं वो देख ले ज़रा एक बारी, जिनको समझ नहीं आए हैं वो देख ले एक बार और स्क्रीनशॉट मार के बाकी नोट कर ले। नोट सब लोग करेंगे, बहुत ज़रूरी है। चले अब मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन बेटा मेरे पास ये है कि एक ट्रायंगल है, देयर इज प्लस का 2, देयर इज माइनस का q एंड देयर इज ऑल्सो अ माइनस q चार्ज। ठीक है, चले डिस्टेंस इज d एंड d, बोथ आर द सेम डिस्टेंस। दिस वन इज d, दिस वन इज ऑल्सो d, ये भी d है, ये भी d है। आइसोसेल्स ट्रायंगल हो रहा है। मेरे से कह रहा कि डाइपोल मूवमेंट बताएं इस अरेंजमेंट का। क्या बताना है अपना को? डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट ऑफ अरेंजमेंट। अभी एक क्वेश्चन और दूंगा, उसका भी आपने डाइपोल मूवमेंट बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट बताएं आप, क्या होगा। ठीक, चलें तो क्या मैं इसको ऐसे करके, ये जो 2q चार्ज दिया हुआ है मेरा, ये जो 2q चार्ज दे रखा है, इसको मैं दो टुकड़ों में q और q के टुकड़े में कर दूं? तो देखें जरा, मेरे पास एक q और q ये है, ये हुआ माइनस का q और ये हो गया प्लस का q। फर्दर यहां पर एक और प्लस का q रखा और यहां पर एक माइनस का q रख दिया सेम डिस्टेंस पे। तो ऐसा ही तो 2q चार्ज को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया, एक q और एक q, दोनों q के टुकड़े में इसको मैंने बांट दिया। अब सोच के बताएं, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो यही है, माइनस चार्ज से, मतलब यही तो डायरेक्शन है p की, और यहां से माइनस से यहां की तरफ, दिस इज ऑल्सो p, है ना। चले तो क्या होगा रिजल्टेंट? तो आप कहेंगे रिजल्टेंट इज √2 टाइम्स ऑफ p। बोलो हाँ या ना, यही तो होगा। सोचो दो वेक्टर, एक p यहां की तरफ माइनस से प्लस की तरफ, एक माइनस से प्लस की तरफ, ये p। तो आंसर इज, या p रिजल्टेंट अगर मैं फाइंड करूं तो रिजल्टेंट मेरा कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ p हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि p इज व्हाट? तो p बराबर बेटा क्या होता कि प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज, कोई भी एक चार्ज का प्रोडक्ट ले लो और उनके बीच की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या है? d है। जनरली लोग क्या कहते हैं कि करते क्या है, बच्चे क्या करते हैं अक्सर, माइनस q और प्लस q के बीच की डिस्टेंस को 2l ले लेते हैं, है ना। यानी कि जो भी डिस्टेंस दी है, यहाँ की डिस्टेंस d दी थी तो वो 2d लगा देते हैं। 2d करेंगे तो आंसर कितना आ सकता था उनका? 2√2 qd, ये आता, और यहीं पर क्या हो जाती है, बात खत्म हो जाती, गलत हो जाता। हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज, कोई भी एक चार्ज को लेना है और उनके बीच की डिस्टेंस को लेना है। अब वो चाहे d हो, चाहे 2d हो, चाहे 4d हो, वो जो भी डिस्टेंस होगी हमने वो डिस्टेंस लेना है। तो क्या ये मेरा p नेट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोले जल्दी से। क्या सभी यात्रीगण को बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है? जल्दी बताएंगे हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। अब ये भी आप लोग खुद से करके बता सकते हैं वैसे तो। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस पे चार्ज है मेरा माइनस का q, चार्ज ऑन दिस पॉइंट इज प्लस का 2 और यहाँ पर फर्दर माइनस का q। ठीक, कह रहा है कि इस सिस्टम का हमें डाइपोल मूवमेंट बताएं। तो इस सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट बताने के लिए मेरे पास में फिर से मैं इस वाले चार्ज को क्या कर दूंगा, दो टुकड़ों में बांट दूंगा, है ना। पहले इस 2q को अलग हटा के मैंने क्या किया, एक q और एक q, दो q दे दिए। तो इस माइनस से इस प्लस वाले की वजह से एक p की डायरेक्शन ये आ जाएगी और इस वाले से इस वाले की तरफ एक p की डायरेक्शन मेरे पास ये आ जाएगी। एंगल सारे के सारे 60, क्योंकि सारी साइड मेरी डी साइड थी, यानी कि ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल था, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। जब सारे एंगल 60 हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मेरा कितना हो जाना है, 60 हो जाना है। तो बेटा अगर दो वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर जॉइंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन रिजल्टेंट इज √3 टाइम्स ऑफ एक फोर्स, है ना। तो यहां पर बेटा मेरे पास दो वेक्टर दिख रहे हैं, एक p वेक्टर ये है
और एक P वेक्टर ये है, और दोनों के बीच का जो एंगल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 60, क्योंकि ये भी 60 है, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो 60 पे अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड करूं P नेट बराबर, तो क्या हो जाएगा सोचे, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ जाएगा 3P स्क्वायर पे होल पे रूट, यानी कि रूट 3 टाइम्स ऑफ P। तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अब मुझसे कहा जाएगा बेटा कि P की वैल्यू बताओ, तो P नेट में मेरे को P की वैल्यू चाहिए, तो रूट 3 तो है ही है। P की वैल्यू क्या होगी कि वन ऑफ द चार्ज कोई भी उसका मैग्नीट्यूड Q ले लो और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो विच इज इक्वल टू D। तो यही अपना आंसर हो जाएगा रूट 3 QD। बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी जल्दी बोलेंगे हाँ या ना। रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा वो भी बताना है। तो रिजल्टेंट अगर देखो जरा बराबर बराबर है तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा सोच के बताएं। क्या बीच से नहीं जाएगा, 30-30 का एंगल बनाएगा दोनों से। पिछले वाले में रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा था सोच के बताओ, कितना कितना एंगल बनाएगा, 45-45 बनाएगा ना, जब बराबर है तो 45 का एंगल हो जाएगा। क्या सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, जल्दी से बोलें। सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं या फिर गॉस थ्योरम कराता हूं। मैं गॉस थ्योरम से स्टार्ट करता हूं, बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में हैं आपके। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमारा क्या कहता है बेटा, गॉस थ्योरम कहता कि अगर पहले तो यहाँ पर तुम्हें कुछ टर्मोलॉजी समझा दूँ, उस टर्मोलॉजी के बाद फिर मैं आपको गॉस थ्योरम पे लेकर चलता हूँ। टर्मोलॉजी मेरी बेटा ये है कि प्लस के चार्ज से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, ये ऐसे करके प्लस के चार्ज की वजह से, और माइनस के चार्ज की वजह से अंदर की तरफ आती हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक मोटे मोटे लफ्ज़ में बताऊं तो ये समझ लें कि फाउंटेन आप लोगों ने देखा होगा, फाउंटेन से जो इस तरीके से ये पानी निकल रहा है, तो फाउंटेन को मान लो प्लस का चार्ज, और जो पानी की बूंदे या जो पानी की लाइंस निकल रही हैं, दीज आर कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर पानी का जो फुब्बारा है उसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, तो उससे जो लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी तो वो फुब्बारे से पानी निकलने जैसी होती है, फाउंटेन से पानी निकलने जैसी होती है। प्लस के चार्ज का मसला समझ में आ गया। प्लस के चार्ज से कैसे निकलेंगी लाइन ऑफ फोर्स, ये ऐसे करके बाहर की तरफ, हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ, ठीक है। जैसे फायर शॉट होते हैं, फायर शॉट में से जो क्रैकर वगैरह होते हैं तो उसमें से निकलती है यहाँ, ठीक। तो वो समझ लें कि प्लस के चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ही निकलती है। माइनस के चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाती हैं वो आपको मैं बताऊं तो ऐसे समझ लें कि सिंक होता अपना, जिसमें बर्तन धोया जाता सिंक। अब कभी कभी सिंक को हमारा चोक कर जाता है, चोक कर गया यानी कि उसके अंदर कुछ फंस जाता है। तो फंसने के बाद कुछ लोग गंदे गंदे से लोग हाथ डाल के ऐसे ऐसे करके उसको सामान निकाल लिया उसके अंदर का पूरा, तो एकदम से पानी क्या होता है, सारा का सारा ऐसे करके अंदर आता है ना। सारा पानी जो भरा हुआ है वो ऐसे करके आता है। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स आ रही हैं ये नेगेटिव चार्ज की हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज इज डिफाइन एज द पॉइंट ऑफ सिंक। सिंक का वो जो पोर्शन है जिसमें हमारा क्या आ रहा, सारा का सारा पानी आ रहा है, वो उसको एज्यूम कर सकते हो नेगेटिव चार्ज जैसा, और पॉजिटिव चार्ज को कह सकते हैं फुब्बारे जैसा, फाउंटेन जैसा, है ना। तो क्या लाइन ऑफ फोर्स का मसला समझ आ गया। प्लस के चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है हमारी, बाहर की तरफ जाती हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से लाइन ऑफ फोर्स हमारी क्या होंगी, अंदर की तरफ आएंगी। बात क्लियर हो रही है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति होगी तो बताएंगे। लाइन ऑफ फोर्स क्या, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है हमारी। लाइन ऑफ फोर्स हमारी क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बात क्लियर है। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। पहली बात, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, सच्ची में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सच्ची में हम लोगों का ऐसा नहीं होता है। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक। चले, तो लाइन ऑफ फोर्स का मसला तो
लाइन ऑफ फोर्स का मसला तो क्लियर हो गया कि लाइन ऑफ फोर्स क्या है हमारी, पॉजिटिव इमेजिनरी लाइंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले तो कुछ चीज़ें जान लें। जैसे यहाँ पर कोई एक सरफेस है, ये मेरी एक सरफेस है, मैं कहूँगा ये सरफेस है, इसका एरिया क्या है, ए। सरफेस है, इसका एरिया क्या है, ए। अब मैं कहूँगा एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो ये आप लोग बताएंगे कि ये स्केलर है कि ये वेक्टर है। एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, तो आप लोगों का जवाब होगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी ये हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डायरेक्शन हमारी होती है, अगर कोई पूछे कि वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन बेटा ये है कि कोई भी वेक्टर, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड रेडियली आउटवर्ड। कहां की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, यानी कि जो अपना, जैसे मैं अगर बात करूं कि ये मेरे पास में एक शीट है कोई, दिस इज द शीट, ठीक, तो ये मेरे पास एक सरफेस है। इस सरफेस का अगर किसी ने कहा कि व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, तो क्या एरिया वेक्टर होगा इसका, एरिया वेक्टर, तो एरिया तो निकाल लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन बेटा ये होगी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। ठीक है, मैं कहूंगा इस सरफेस की क्या होगी, तो आप कहेंगे इस सरफेस की बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर होगी और बाहर की तरफ होगी। तो अगर मैं इस सरफेस के लिए कहूं तो एरिया वेक्टर मेरा क्या होगा, ये एरिया वेक्टर होगा और इसके साथ में एन कैप डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। तो एरिया वेक्टर, एरिया क्या है हमारा, स्केलर की वेक्टर, आप लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड रेडियली आउटवर्ड। ठीक, चले अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद मैं बताता हूं आपको गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ाता हूं, मैं नॉर्मली तुम्हें लगता होगा कि कम चीज़ें समझा रहा हूँ, क्या कम तो नहीं समझा रहा, मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ें लेकर चलता हूँ कि क्या क्या होता है, लेकिन बस ये है किसी चीज़ पे ज़्यादा टाइम रुकते नहीं है, क्योंकि अपना लोग को पीएचडी नहीं करनी होती है, कॉम्पिटिशन क्रैक करना होता है। ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि मैं इतना जल्दी क्यों लेकर चल रहा हूँ, कंपटीशन क्रैक करना है ना कि पीएचडी करनी है। पीएचडी करनी है तो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाके खूब सारी कर सकते हैं। अपन को क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए हर टॉपिक को उतना ही वेटेज दिया जाए जितना कि उसकी औकात है, औकात से बाहर उसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। हमारे काम जब जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं उससे चल रहे हैं तो हमें एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है जैसे कोई अगर मेरा चार्ज रखा हुआ है, ये यहाँ पर मेरा एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, लाइंस निकलेंगी, ये लाइंस निकल रही हैं ऐसे। ठीक, कितनी भी लाइंस निकल रही हैं, ऐसे लाइंस निकल रही हैं। अगर मैं इस लाइंस के आसपास एक क्या कर दूं, एक सरफेस रख दूं, एक सरफेस रख दी, इस पॉइंट चार्ज से जो लाइंस निकल रही हैं उन लाइंस के आसपास मैंने क्या किया, एक सरफेस रख दी, तो बेटा उस सरफेस से कितनी लाइंस निकल रही हैं, अभी फिलहाल तो मेरे को दिख रही हैं 3 लाइंस निकलती हुई, है ना। लाइंस कौन सी, लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, ये कितनी निकल रही है इस सरफेस से, सरफेस से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अगर कोई सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें और उससे जितनी लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, मतलब जैसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पूरे बोर्ड भर के रखा हुआ है ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइन ऑफ फोर्स जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैंने कहा यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा सरफेस रख दिया, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस रख दिया, ये कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है, तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन है, यानी लाइन ऑफ फोर्स मेरी ये है। इन लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स मेरी इस एरिया वेक्टर को कितना क्रॉस कर रही है, कितनी लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया वेक्टर से निकल रही है, इसी चीज को हमने नाम दिया है बेटा
फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस से जो निकल रही हैं, इसी को हम नाम देते हैं फ्लक्स। डिनोट करते हैं फ्लक्स को फाई से। फाई से क्या करते हैं हम? डिनोट करते हैं। फाई क्या है हमारा? फ्लक्स के लिए सिंबल है। ठीक, अब फ्लक्स है क्या? वो है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। क्या समझ में आ रही है बात? नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कितनी किसी भी सरफेस से निकल रही है, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है किसी सरफेस से, इसी चीज को हमने नाम दिया है फ्लक्स। ठीक है, चले अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी वार्तालाप और करता हूँ फ्लक्स के बाद, फिर उसके बाद गॉस थ्योरम पे आता हूँ। अभी थोड़ा चलेगा। सपोज कर लें कि मेरे पास में एक इतनी मोटी सी बुक है। अब ये जितनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक पे मैंने क्या किया? एक होल कर लिया, इतना बड़ा सा एक स्ट्रिप काट लिया ऐसे करके। जितनी मोटी है ये, इतना ही मोटा मैंने स्ट्रिप काट लिया और पूरा इसको हॉलो कर दिया। अब मैं इसको ऐसे करके देखूंगा तो मेरे को दिखेगा। समझ में आ रही है चीज़? या ऐसे कर लो कि एक होल बना लो, कोई एक रेडियस का इतना बड़ा सा होल बना लो और उसको पूरा हॉलो कर दो, अंदर से खाली कर दो। समझ में आ रहा? मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो बुक है मेरी मोटी सी, इस मोटी सी बुक में क्या कर लें कि इतना बड़ा सा एक होल कर लें। ठीक है, होल करा, वो होल यहाँ से लेके यहाँ तक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर छोटा सा होल करा है और बस यही है, वो पूरे में पास करा हुआ है, पूरा हॉलो हो रखा है। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं तो आप दिख रहे हैं। ठीक, ये हो गया मेरा होल। अब फील करके बताएंगे। सपोज कर लें कि मैंने यहाँ पर लिया एक पाइप जिससे पानी निकलता है, गाड़ी वगैरह धोने वाला पाइप होता है, देखा है ना? वो इतना ही मोटा ले लिया, जितना बड़ा मैंने होल किया था इतना ही बड़ा मैंने क्या किया? एक होल पाइप ले लिया और पाइप से मैंने पानी चलाया। अब पाइप को मैंने बिल्कुल यहाँ लगाया ऐसे कि उसका टोटल का टोटल डायामीटर इसके डायामीटर को ओवरलैप करा हुआ है। तो जो भी पानी निकल रहा है, क्या वो यहाँ से निकल के इस तरफ से बाहर निकल जा रहा है? बोले इधर से बाहर निकल रहा कि नहीं निकल रहा? तो आप कहेंगे हाँ सर निकल रहा है। तो ये देखो जरा, ये पाइप लिया मैंने, पानी इससे निकाला, पानी सारा का सारा क्या हो रहा है? यहाँ से निकल के इधर की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ? ऐसे टिल्टेड कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इसको टिल्टेड कर रहा हूँ, देखें ज़रा, ये बुक मैंने टिल्टेड करी तो होल भी तो मेरा टिल्टेड हो गया। होल जो है वो नीचे की तरफ जाता जाएगा। इसको मैंने ऐसे ही रखा है, जो पानी का पाइप है इसको मैंने ऐसे ही रखा और इस बुक को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आया कि बुक मेरी ऐसी हो गई और पाइप मेरा ऐसा हो गया। अब बताएं सारा का सारा पानी जाएगा उससे या नहीं जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर अब तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो पाइप से पानी निकलना हो गया बंद। ठीक, तो मुद्दे की बात ये रही यहां पर बेटा कि इसको मिटाया जाए। जैसे ये लाइन ऑफ फोर्स है ऐसे, ठीक, ये लाइन ऑफ फोर्स हुई और ये लाइन ऑफ फोर्स में मैंने क्या किया? यहां पर एक रख दिया एरिया वेक्टर। दिस इज द एरिया वेक्टर। ये है अपना ई वेक्टर और ये है अपना ए वेक्टर। एरिया वेक्टर का देखा जाए तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर भी है। इसी को मैं लाइन ऑफ फोर्स को मैं थोड़ा सा लंबा कर दे रहा हूं। लाइन ऑफ फोर्स मेरी ऐसे है, सोचे समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं लंबी करके दिखा रहा हूं। ये लाइन ऑफ फोर्स हो गई। अब इस सरफेस को मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया ऐसे करके। सोच के बताएं जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन अब एरिया वेक्टर तो अपना सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो अब एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में अब कुछ आ गया एंगल। तो आपने कहा था कि पानी निकलना कम हो जा रहा था, है ना? ऐसे रखे थे, सारा पानी निकल रहा था और जैसे जैसे ऐसे किया मैंने, पानी निकलना क्या हो गया मेरा? कम हो गया, यानी कि कुछ पानी टकरा के वहीं रुकने लगा। ठीक, फिर इसको मैंने और टिल्ट किया, थोड़ा सा ऐसे करके कर दिया। एरिया वेक्टर मेरा कुछ ये रहा और ई वेक्टर मेरा ये रहा। बोले हाँ या ना? तो आप कहेंगे और पानी कम हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा कि मेरा जो सरफेस है वो मैंने ऐसे रख दी, ऐसे रख दी, तो एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ हो गया? नीचे की तरफ हो गया। और ई वेक्टर कहाँ की तरफ हो गया बेटा मेरा? यहाँ की तरफ हो गया। इस कंडीशन में एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसमें है तो लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और इसमें भी थीटा लेस देन 90 है। इसमें थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0। तो आपने देखा कि जैसे जैसे मैंने एंगल से
जैसे जैसे मैंने इसके एंगल को बिटवीन ए एंड ई, एरिया वेक्टर एंड ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे एंगल बढ़ाया तो वैसे वैसे लाइंस निकलना कम हो रही हैं, है ना। यानी कि जो अपना फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखी है तो उससे कितनी लाइन ऑफ फोर्स हमारी पास हो रही है, इसी चीज को हमने नाम दिया है फाई का। अब फाई हमारा यानी कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स घट रही है, इसका मतलब फाई अपना किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे तो कर ही रहा है, फाई अपना ए पे भी डिपेंड कर रहा है, और फाई साथ साथ हमारा एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो पता ये लग रहा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फाई घट रहा है। इसका मतलब ये कौन से एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है कॉस थीटा पे डिपेंड, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां पर फाई बराबर इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा ई ए कॉस थीटा, ये बनता मेरा फॉर्मूला। ई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए अपना एरिया वेक्टर है, तो दो वेक्टर के साथ में अगर कॉस थीटा लग रहा है तो हमें यहां से पता लग जाएगा कि ये जो फाई है वो होगा हमारा ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, क्योंकि हमारे साथ में क्या लग रहा है यहाँ पर कॉस थीटा लग रहा है। और फाई, इससे क्या पता लग जाएगा कि फाई अपना कैसी क्वांटिटी हो जाएगा बेटा, स्केलर, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो चीज मिलती है वो क्या होती है, हमारी स्केलर होती है। मुद्दे की दूसरी बात यहाँ पर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशन की अगर बात करें तो ये हो जाएगी ml3 t माइनस का 3 a माइनस का 1, मेरे ख्याल से यही होगी, एक बार चेक करके देख लो, ml t की पावर -2 L2 अपॉन AT, है ना, सही है, यही है, यही डायमेंशन रहेगी इसकी। डायमेंशन पता लग गई, यूनिट पता लग गई, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्या यात्रीगण समझ में आ गया हमको कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किस किस पे डिपेंड कर रहा फ्लक्स हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा, एरिया वेक्टर पे डिपेंड कर रहा, और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा, वो भी कॉस के साथ में, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एंगल को बढ़ाओगे फ्लक्स हमारा कैसा होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे एंगल को बढ़ाओगे। यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जब एंगल 0 होगा तो हमारा फ्लक्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। यानी कि फाई अगर मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कर दो। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो 1 होती है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। अच्छा, एक बात और कि फ्लक्स को हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, अगर हमारा क्या होगा, फ्लक्स को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे अगर लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही है, लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस में एंटर कर रही हैं, और फ्लक्स फाई को हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव अगर लाइंस ऑफ फोर्स इज लीविंग फ्रॉम सरफेस, सरफेस से निकल रही हैं। तो मुद्दे की बात क्या आ गई कि अगर हमने क्या किया, किसी एक सरफेस के आसपास, मान लो यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया Q, और मैंने कहा यहां पर एक सरफेस रखी है, ठीक है, ये सरफेस को मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, यहां मैंने एक सरफेस रखी है और यहां पर मैंने बाहर की तरफ एक चार्ज रखा, तो इससे जो भी लाइन ऑफ फोर्स जा रही है अंदर की तरफ, वो जितनी जा रही है पॉजिटिव फ्लक्स उतनी ही बाहर आ रही है नेगेटिव फ्लक्स। तो फाई नेट फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यात्रीगण आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और एक पॉइंट लिख लो, थोड़ा सा पॉइंट एक ये है, गॉस थ्योरम ये कहती कि अगर हमसे फ्लक्स पूछा जाए किसी क्लोज सरफेस के लिए तो वो बराबर होगा हमारे 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज के। फ्लक्स हमारा क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज Q के। यानी कि अगर किसी सरफेस के अंदर हमने क्या रखा, एक चार्ज रखा, तो इससे जो टोटल फ्लक्स बाहर आएगा फाई, वो कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q आएगा। मैंने कहा कि इस चार्ज को अगर मैं बाहर रख दूं, इस चार्ज को मैंने यहां पर रखा इस सरफेस के आसपास,
मैं कहूँ कि अब बताओ फ्लक्स नेट कितना होगा, तब आप कहोगे नेट फ्लक्स मेरा कितना होगा, 0 होगा। बाहर रखा हुआ है नेट फ्लक्स कितना, 0, क्योंकि जितनी लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं। इसमें से सारी की सारी क्या हो रहा है, बाहर निकल रही हैं। इसमें हमारी सारी की सारी लाइन ऑफ फोर्स क्या हो रही है बेटा, बाहर निकल रही है। तो टोटल जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज क्यू के। ठीक है, मैं गॉस थ्योरम पे थोड़ी और चर्चा करूंगा, आज इतना ही करते हैं, अभी दूसरा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।